जी एंड हिज टाइम्स। अध्याय 1। भूमि और लोग। विस्तार, वर्षा, मिट्टी और फसलें। शताब्दियों पहले महाराष्ट्र नाम दक्कन के पठार के पश्चिमी किनारे तक सीमित था, यानी उत्तर में ताप्ती, दक्षिण में कृष्णा, संभवतः वारणा की ऊपरी धाराओं और पूर्व में सिना नदी से घिरा एक भूभाग। इसलिए महाराष्ट्र का उद्गम स्थल नासिक, पूना और सतारा जिलों, अहमदनगर और शोलापुर के कुछ हिस्सों और संभवतः औरंगाबाद के पश्चिमी कोने से बना था। कुल मिलाकर लगभग 28,000 वर्ग मील। मराठा जाति कोंकण या पश्चिमी घाट और हिंद महासागर के बीच की संकरी भूमि में भी बसी थी। यह थाना, कोलाबा और रत्नागिरी जिले और सावंतवाड़ी राज्य, जिनका कुल क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मील से भी अधिक है, अब मुख्यतः मराठी भाषी हैं, लेकिन 16वीं शताब्दी में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा, संभवतः आधा, अन्य जातियों का था और अन्य भाषाएं बोलता था। 4 शताब्दियों पहले महाराष्ट्र की जनसंख्या बहुत कम थी और अधिकांश भूमि जंगलों से ढकी हुई थी। दक्कन के पठार का पश्चिमी किनारा कम और अनिश्चित वर्षा वाला है, खेती खराब और अनिश्चित है, और केवल कुछ नदियों के संकरे किनारों पर ही किसान को अपने श्रम के लिए अच्छा प्रतिफल मिलने का आश्वासन मिलता है। लगभग पूरे पश्चिमी दक्कन से दक्षिण पश्चिमी मानसून के भारी बादल या तो घाट पर्वतमाला द्वारा रोक दिए जाते हैं, या यदि वे इस अवरोध को पार कर जाते हैं तो वे पूर्व की ओर बह जाते हैं और भूमि को बिना पानी और बिना जुताई के छोड़ देते हैं, जिससे दक्कन सामान्यतः बहुत अधिक श्रम से निर्वाह के लिए पर्याप्त उपज देता है। ऐसी मिट्टी में चावल की खेती असंभव है और गेहूं और जौ बहुत कम मात्रा में उगते हैं। इस क्षेत्र के अधिकांश भाग की मुख्य फसल कठोर बाजरा है, ज्वार, बाजरा और रागी या मक्का। लेकिन इन पर भी हमेशा निर्भर नहीं रहा जा सकता। एक वर्ष वर्षा नहीं होगी, अंकुरित पौधे धूप से झुलस जाएंगे या अनाज की नई बालियां पूरी तरह विकसित और पकने से पहले ही सिकुड़कर मुरझा जाएगी और पूरे देश में अकाल पड़ जाएगा। मिट्टी जो कहीं नंगी चट्टानों से ढकी होगी और कहीं केवल फफूंद की एक पतली परत से ढकी होगी, भूरी धूल में बदल जाएगी, एक भी हरा पत्ता नहीं उगेगा कहीं भी देखा जा सकेगा, और मानव पीड़ितों के अतिरिक्त हजारों मवेशी भी मारे जाएंगे। देश की टूटी फूटी चट्टानी प्रकृति और जंगलों की प्रचुरता ने जहां जनसंख्या को कम रखा, वहीं यात्रा को भी कठिन और लाभहीन बना दिया। व्यापारियों को आकर्षित करने के लिए कोई समृद्ध दरबार, घनी आबादी वाले शहर या संपन्न बाजार नहीं थे। नहीं सैनिकों के विशाल समूहों के एक संकुचित और शक्तिशाली साम्राज्य के एक प्रांत से दूसरे प्रांत में नियमित रूप से आने जाने के अवसर थे। प्रकृति ने देश को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर दिया था, जिनमें मूल निवासी अलग थलग आत्मनिर्भर जीवन जीते थे और दुनिया उन्हें भूल जाती थी। घाटों के ठीक पूर्व में स्थित क्षेत्र के एक विशेष हिस्से में यह बात सच थी। पठार के मध्य और अधिक समतल भाग के साम्राज्यों ने हिंदू और मुस्लिम दोनों काल में अपनी विजयी सेनाएं पश्चिम की ओर भेजी थीं, लेकिन आक्रमण की बाढ़ पहाड़ियों की तलहटी में या उनकी असंख्य चोटियों पर टूट गई थी, या जहां इसकी एक पतली धारा दर्रों से होकर बही थी, वहां यह थोड़े और लाभहीन प्रवास के बाद वापस लौट गई थी। उनके उबड़-खाबड़ और दुर्गम कोनों में मूल निवासियों ने सुरक्षा और शांति पाई थी, जबकि समृद्ध मैदान क्रांति और लूटपाट के दृश्य रहे थे। पश्चिमी पट्टी का यह प्राकृतिक अलगाव निस्संदेह कभी-कभी तीर्थयात्रियों, व्यापारियों और भाग्य के सैनिकों द्वारा तोड़ा गया था। इस उबड़-खाबड़ क्षेत्र के पार हमारे पश्चिमी तट के समुद्री बंदरगाहों से लेकर मध्य दक्कन की समृद्ध राजधानियों और बाजारों तक के सभी मार्ग स्थित थे। केवल इसी के माध्यम से फारस, अरब, तुर्की, अबिसीनिया और यहाँ तक कि मध्य एशिया से भर्तियों का प्रवाह गुलबर्गा, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के स्वागतशील मुस्लिम दरबारों तक पहुंच सकता था। केवल महाराष्ट्र के माध्यम से ही ऊपरी गोदावरी और कृष्णा घाटियों के कपड़े, धातु के बर्तन और मसाले यूरोप के लिए अपने बंदरगाहों तक पहुंच सकते थे। फिर बंजर भूमि ने अपने बेटों को इसे जोतने के कृतघ्न कार्य से हतोत्साहित किया। मजबूत मांसपेशियों और दृढ़ हृदय वाले लोगों को मध्य पठार के शक्तिशाली राजतंत्रों की सेनाओं में सेवा करके अधिक पुरस्कार और उच्च पद प्राप्त हुआ। एक योग्य पक्षपातपूर्ण नेता को उच्च वेतन, कुलीन पद का आश्वासन था, और इनमें से किसी भी दरबार में जो लगातार अपने पड़ोसियों के साथ युद्धरत थे और देश से उपयोगी सैनिकों के भालों के लिए ऊंची बोली लगाने के लिए तैयार थे, यह एक राजा निर्माता का गौरवपूर्ण पद हो सकता था। लेकिन ऐसे कभी कभार आने वाले आगंतुक महाराष्ट्र की एकांत घाटियों में केवल बाहरी दुनिया की सांसें ही लाते थे। वे मूल निवासियों के जीवन की नीरवता को भंग नहीं करते थे, क्योंकि मूल निवासियों को स्वयं कहीं आने जाने का अवसर ही नहीं मिलता था। यहाँ तक कि जब वे सैनिक के रूप में विदेश जाते थे, तब भी वे आमतौर पर उन्हें दी गई जागीरों में बस जाते थे और शायद ही कभी अपने बंजर पैतृक घरों में लौटते थे। मराठा लोगों के स्वतंत्रता और एकांत के जन्मजात प्रेम को प्रकृति ने बहुत बढ़ावा दिया, जिसने उन्हें पास में ही कई तैयार और आसानी से सुरक्षित किले प्रदान किए, जहां वे जल्दी से शरण ले सकते थे और जहां से वे डटकर प्रतिरोध कर सकते थे।
गंगा के मैदान के विपरीत इस देश को एक घुड़सवार सेना की दौड़ या एक साल के अभियान से भी नहीं जीता और नहीं मिला लिया जा सकता था। यहाँ मूल निवासियों के पास अधिक संख्या में सैनिकों के खिलाफ लंबा संघर्ष करने और हो सकता है आक्रमणकारी के थक जाने पर अपनी स्थिति पुनः प्राप्त करने का अवसर था। घाट और आसपास के पूरे पहाड़ अक्सर ऊपर की ओर चिकनी चट्टान की एक दीवार में समाप्त होते हैं, जिसके सबसे ऊंचे बिंदु साथ ही पृथक पहाड़ियों पर अलग अलग हिस्से प्राकृतिक किले बनाते हैं, जहां केवल समतल स्थान तक पहुंचने के लिए श्रम की आवश्यकता होती है, जो आमतौर पर शिखर पर स्थित होता है। विभिन्न राजाओं ने अलग अलग समय पर चट्टानों पर सीढ़ियां या घुमावदार सड़कें बनवाई, प्रवेश द्वार को कई द्वारों से सुदृढ़ किया और पहुंच मार्गों को नियंत्रित करने के लिए मीनारें बनवाई और इस प्रकार घाटों और उनकी शाखाओं के आसपास के पूरे क्षेत्र को किलों से सुसज्जित किया। उनमें से कई में उत्तम जल के झरने हैं और कुल मिलाकर मई से अक्टूबर तक होने वाली आवधिक बारिश के दौरान तालाबों या जलाशयों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। नरम जाल के विगलन ने कठोर बेसाल्ट को खड़ी ढलानों और चिकनी चोटियों में उजागर कर दिया है, जो प्राकृतिक किले बनाते हैं। समाज की गरीबी, सादगी और समानता। ऐसे देश में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित जीवन नहीं जी सकता। प्राचीन महाराष्ट्र में कोई परजीवी वर्ग नहीं था। यहाँ तक कि गांव के मुखिया, जो न तो बोते थे और न ही काटते थे, उन्हें भी अपनी जीविका चलाने के लिए राजस्व संग्रहकर्ता, स्थानीय न्यायाधीश और संकीर्ण पुलिसकर्मी के रूप में काम करना पड़ता था। व्यापारी को छोड़कर, जो इस आदिम समाज का एकमात्र बैंकर भी था, शायद ही कोई धनी व्यक्ति होता था। यहाँ तक कि जमींदार भी सोने चांदी की बजाय अनाज के ढेरों और सशस्त्र अनुचरों से धनी थे। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से तीर्थयात्रा के मुख्य केंद्रों पर, धन का भंडार था, लेकिन उनकी आय अनिश्चित थी, पूरी तरह से स्वैच्छिक दान पर निर्भर थी और भव्य मद्रास मंदिरों की संपत्ति की तुलना में अतुलनीय रूप से कम थी। ऐसी परिस्थितियों वाले समाज में हर पुरुष और अक्सर हर महिला को काम करना पड़ता है और अपने हाथों से काम करना पड़ता है। यहाँ लालित्य और परिष्कार का विकास नहीं हो सकता। यदि संस्कृति को बुद्धि का उपयोग सुख में करने के रूप में सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है, तो उन लोगों में संस्कृति के लिए कोई स्थान नहीं है जिन्हें जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए सुख का त्याग करना पड़ता है। जहां प्रकृति एक संयमी सादगी लागू करती है, वहां न तो विलासिता हो सकती है, न ही विद्वत्तापूर्ण अवकाश, पुजारियों को छोड़कर न ही सौंदर्य विकास, यहाँ तक कि कोई सुसंस्कृत शिष्टाचार भी नहीं। मराठा जब राजनीतिक सत्ता में आए तो उन्होंने प्रजा पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं डाला। मुगल राजधानियों के अति सुसंस्कृत पतनशील लोगों के लिए दक्षिण के योद्धा एक नवोदित जाति के रूप में दिखाई देते थे, जो समृद्धि में अक्खड़ थे और जिनमें शालीनता, परिष्कार और यहाँ तक कि अच्छे शिष्टाचार का भी अभाव था। उनमें ललित कलाओं के प्रति कोई रुचि नहीं थी, भाषण में कोई सुरुचि नहीं थी, सामाजिक जीवन की सुख सुविधाओं के लिए कोई योग्यता नहीं थी। यहाँ तक कि उनकी घुड़सवारी भी बेढंगी और बेढंगी थी, हालांकि अत्यंत व्यावहारिक थी। मराठों के प्रभुत्व के काल ने भारत को एक भी भव्य इमारत या सुंदर चित्र या सुंदर लिखित पांडुलिपि से समृद्ध नहीं बनाया है। पेशवाओं के महल भी छोटे, तुच्छ, जर्जर ढांचे वाले थे, जिनमें छोटे कमरे और संकरी सीढ़ियां थीं, और उनकी निरर्थकता केवल उनके नक्काशीदार लकड़ी के अग्रभाग के कारण ही स्पष्ट होती थी। मराठा चरित्र। लेकिन ऐसे देश और जलवायु के अपने लाभ भी हैं। वे आत्मनिर्भरता, साहस, दृढ़ता, कठोर सादगी, रूखा सीधापन, सामाजिक समानता की भावना और फलस्वरूप मनुष्य के रूप में मनुष्य की गरिमा पर गर्व विकसित करते हैं। ईसा युग की 7वीं शताब्दी में ही एक विद्वान चीनी यात्री ने अधिक समृद्ध मध्य दक्कन में रहने वाले मराठा लोगों के चरित्र का इस प्रकार उल्लेख किया था। यहाँ के निवासी घमंडी और युद्धप्रिय, उपकारों के लिए कृतज्ञ और गलतियों का बदला लेने वाले, संकट में पड़े लोगों के प्रति आत्मत्यागी और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ खूनी संघर्ष करने वाले होते हैं। यदि वे बदला लेना चाहते हैं तो वे पहले अपने शत्रु को चेतावनी देते हैं। अगली 10 शताब्दियों में इस जातीय चरित्र में कुछ परिवर्तन आया। प्रांत के विशाल हिंदू राजतंत्रों के सुरक्षात्मक प्रभाव का लोप, देश पर मुस्लिम आधिपत्य की बढ़ती कठोरता और प्रतिद्वंद्वी राज्यों के बीच निरंतर युद्धों की तबाही ने शेष मराठा आबादी को अधिक चालाक और कम वीरतापूर्ण होने के लिए मजबूर कर दिया। शिवाजी ने अफजल या शाइस्ता खां को पहले चेतावनी नहीं दी, लेकिन उनके चरित्र का आधार वही रहा: सक्रियता, साहस, आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और समानता का प्रेम। 14वीं शताब्दी में गोदावरी और कृष्णा नदियों पर स्थित अपने नगरों और राजधानियों के नष्ट हो जाने के कारण वे पठार के बंजर पश्चिमी छोर पर वापस धकेल दिए गए और अधिक गरीब तथा अलग-थलग पड़ गए। प्रकृति और जानवरों के साथ एकाकी संघर्ष में उन्होंने अपनी वीरता और साहस को खोए बिना और भी अधिक चतुराई विकसित की।
वास्तव में साहस, चतुराई और सहन शक्ति के अपने संयोजन में आश्चर्य और रात्रिकालीन हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने की अपनी क्षमता में अपने सैनिकों के किसी कठिन परिस्थिति से खुद को निकालने या युद्ध के बदलते चरणों के अनुसार अपनी रणनीति बदलने के कौशल में बिना किसी वरिष्ठ के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा किए मराठे सभी एशियाई जातियों में सबसे अधिक अफगानों से मिलते जुलते हैं। 16वीं शताब्दी के मराठों में सामाजिक भेदभाव अमीर और अधिक सभ्य समुदायों की तुलना में कम और बहुत कम तीखे थे। ऐसे सरल समाज में अमीर आदमी गरीब से बहुत ऊपर नहीं था और सबसे गरीब आदमी भी एक योद्धा या अपरिहार्य मजदूर के रूप में अपना मूल्य रखता था। कम से कम उसने अपना आत्मसम्मान तो बचाए रखा, क्योंकि जहां बहुत कम लोगों के पास कुछ भी बचा था वहां कोई भी आगरा या दिल्ली के पेशेवर भिखारियों और पिछड़गुओं का लाड़ प्यार भरा जीवन जीने के लिए प्रलोभित नहीं हुआ। गरीबी और प्राचीन रीति रिवाजों ने महाराष्ट्र की महिलाओं क्षत्रिय बनने की आकांक्षा रखने वाली जातियों को छोड़कर को हरम में एकांतवास से बचाया और इस प्रकार समाज की प्रभावी शक्ति दोगुनी हो गई और जीवन में स्वास्थ्य और मधुरता आई। धार्मिक शिक्षक धर्म ने भी समानता की इसी भावना को बढ़ावा दिया। निस्संदेह ब्राह्मणों ने एक प्रकार के आध्यात्मिक अभिजात वर्ग के रूप में पवित्र विद्या पर अपना एकाधिकार और अन्य जातियों से अपना अलगाव बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन प्रबल धार्मिक आंदोलन उठे और पूरे देश में फैल गए, जिनमें केवल जन्म के बजाय आचरण की पवित्रता, केवल कर्मकांड की तुलना में एक जीवंत व्यक्तिगत आस्था की श्रेष्ठता और ईश्वर के समक्ष सभी सच्चे विश्वासियों की एकता की शिक्षा दी गई। ये लोकप्रिय आंदोलन ब्राह्मण पदानुक्रम के अहंकारी दावों के विरोधी थे और उनका मुख्य केंद्र पंढरपुर था, जो देश के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक था। 16वीं शताब्दी में यूरोप में प्रोटेस्टेंट सुधार की तरह भारत में भी, लेकिन विशेष रूप से 15वीं और 16वीं शताब्दी में दक्कन में एक धार्मिक, सामाजिक और साहित्यिक पुनरुत्थान और सुधार हुआ। यह धार्मिक पुनरुत्थान अपनी रूढ़िवादिता में ब्राह्मणवादी नहीं था। यह जन्म पर आधारित रीति रिवाजों और वर्ग भेदों के विरोध की भावना में विधर्मी था और अन्य सभी अर्जित गुणों और अच्छे कार्यों की तुलना में शुद्ध हृदय और प्रेम के नियम को प्राथमिकता देने में नैतिक था। यह धार्मिक पुनरुत्थान जनता का, जनसाधारण का कार्य था, न कि वर्गों का। इसके प्रमुख संत और पैगंबर, कवि और दार्शनिक थे, जो मुख्यतः समाज के निम्न वर्गों से आते थे। दर्जी, बढ़ी, कुम्हार, माली, दुकानदार, नाई और यहाँ तक कि महार, मेहतर, जो प्रायः ब्राह्मणों से भी अधिक थे। तुकाराम जन्म लगभग 1568, रामदास जन्म 1608, वामन पंडित जन्म 1636 और एकनाथ जन्म 1528 आज भी महाराष्ट्र के लोगों के मन पर अपना प्रभुत्व बनाए हुए हैं। विशेष पवित्र दिनों पर प्रमुख तीर्थ स्थलों पर आयोजित होने वाले मेले प्राचीन ग्रीस के राष्ट्रीय खेलों की तरह हिंदू एकता की भावना को बढ़ावा देते थे, हालांकि कुछ हद तक, क्योंकि जाति हमेशा हमारे साथ एक विघटनकारी शक्ति रही है। ये तीर्थस्थल पंथ और संस्कृति के वितरण केंद्र बन गए और आदिवासी या संकीर्णता को यद्यपि अदृश्य रूप से तोड़ दिया। साहित्य और भाषा। साहित्य ने महाराष्ट्र में एकता का एक और बंधन प्रदान किया। इसके विषय प्राचीन धर्म ग्रंथों और महाकाव्यों से लिए गए थे, जो सभी हिंदुओं की विरासत हैं। तुकाराम और रामदास, वामन पंडित और मोरोपंत जैसे लोकप्रिय शिक्षकों के भक्ति गीत और नैतिक सिद्धांत हर उस घर में पहुंच गए जहां मराठी अक्षर पढ़े जा सकते थे। दक्कन और कोंकण के हर शहर और गांव में, खासकर बारिश के दौरान, धर्मप्रायण मराठा अपने परिवार और दोस्तों के साथ श्रीधर बी 1679 और वास्तव में इसका आनंद ले रहे हैं। कभी कभार हल्की हंसी या आंसू के अलावा कोई भी ध्वनि श्रोताओं के गहन मौन को भंग नहीं कर पाती, जब तक कि सर्वोच्च करुणा के उन अंशों में से एक तक न पहुंच जाए, जो पूरे श्रोता को एक साथ भावनाओं के विस्फोट के साथ प्रभावित करते हैं, जो पाठक की आवाज को डुबो देता है। प्रारंभिक मराठा समाज की सरलता और एकरूपता भाषा में भी परिलक्षित होती है। उनकी कविता में छोटे छोटे गीत और उपगीत या महाकाव्यों की तरह निरस छंदबद्ध दोहे होते थे, बिना किसी गीतात्मक विस्फोट, बिना किसी लंबे प्रवाह वाले मधुर छंद ध्वनियों के पूरे दायरे पर कोई नाजुक खेल नहीं। संस्कृत की अन्य पुत्रियों की तरह मराठी बोलचाल की भाषा में भी 18वीं शताब्दी तक कोई साहित्यिक गद्य नहीं था। अधिकारी वर्ग द्वारा अपने पत्रों और इतिहासों में रचा गया गद्य एक बर्बर शब्दजाल था, जिसमें लगभग 3/4 फारसी शब्द और फारसी मुहावरों के विचित्र शाब्दिक अनुवाद शामिल थे। अत्यधिक संस्कृतनिष्ठ, सुंदर और विविध गद्य अब प्रयुक्त होने वाला ब्रिटिश काल की रचना है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि लिखित मराठी काव्य, जिसमें नैतिक विवेचन और चिंतन और इस या उस देवता की स्तुति का इतना बड़ा अंश समाहित है, महाराष्ट्र के रेतों और मावलियों को बहुत कम ज्ञात है, और यदि ज्ञात भी होता तो यह उनका ध्यान या प्रशंसा आकर्षित नहीं करता।
महाराष्ट्र में जहां किसानों का विशाल बहुमत न तो पढ़ सकता है और न ही लिख सकता है, यह कहना केवल एक सत्य है कि उनके देश का साहित्य उनके लिए बिल्कुल अज्ञात है। हालांकि यह नहीं माना जाना चाहिए कि उनकी अपनी कोई कविता नहीं है। मराठों के साथ आम लोगों की भावनाओं ने गाथा गीतों में आकार लिया है, जो राष्ट्रीय उत्साह का वास्तविक प्रतीक हैं। दक्कन के मैदानों में और सह्याद्रियों की गहरी घाटियों और ऊंची चोटियों में गांव-गांव विनम्र गोंधली गायक अभी भी यात्रा करते हैं और अभी भी मंत्रमुग्ध और उत्साहित श्रोतागण उन महान दिनों के बारे में गाते हैं जब उनके आसपास के लोगों के सशस्त्र पिता भाले की नोक पर भारत के सभी राजकुमारों को कानून देते थे या समुद्र में रहने वाले अजनबी की तलवार के सामने घायल और निराश होकर पीछे हट जाते थे। लेकिन यह राष्ट्रीय गाथा साहित्य शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों के युग की रचना थी। न केवल उनका साहित्य निम्नस्तरीय था, बल्कि उनकी लोकप्रिय बोलचाल की भाषा भी एक रूखी व्यावहारिक भाषा थी, जो अत्यधिक विकसित उर्दू भाषा के औपचारिक शिष्टाचार, अप्रत्यक्षता और अर्थ के सूक्ष्म पहलुओं को व्यक्त करने में असमर्थ थी। मराठा लोगों का लोकतांत्रिक स्वभाव इस बात से पता चलता है कि उनमें उत्तरी भारत के आपका सम्मान जैसे सम्मानजनक संबोधन का कोई तरीका नहीं था। सभी पदों को सम्मान दिया जाता था। इस प्रकार शिवाजी द्वारा राजनीतिक एकता प्रदान किए जाने से भी पहले 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में भाषा, पंथ और जीवन का एक उल्लेखनीय समुदाय स्थापित हो चुका था। लोगों की एकजुटता में जो थोड़ी बहुत कमी थी, वह उनके द्वारा एक राष्ट्रीय राज्य के निर्माण, उनके पुत्रों के अधीन दिल्ली से आए आक्रमणकारियों के साथ लंबे संघर्ष और पेशवाओं के अधीन जाति के साम्राज्यवादी विस्तार से पूरी हो गई। इस प्रकार अंततः एक जनजाति या यूं कहें कि जनजातियों और जातियों का एक समूह एक राष्ट्र में विलीन हो गया और 18वीं शताब्दी के अंत तक राजनीतिक और सांस्कृतिक अर्थों में एक मराठा समुदाय का निर्माण हो चुका था। हालांकि जातिगत भेद अभी भी बने हुए थे। इस प्रकार इतिहास ने समाज को आकार दिया है। आज के मराठा सैनिक और किसान। शिवाजी की सेना की रीढ़ किसान वर्ग से बनी थी, जो दो निम्न जातियों मराठा और कुंडी से संबंधित थे। मराठा जाति एक ऐसा नाम जो सामान्यतः सभी मराठी भाषी लोगों पर लागू नहीं होना चाहिए की संख्या 1911 में 5 लाख थी और कुंबी केवल बॉम्बे प्रेसिडेंसी के की संख्या 2.5 लाख थी और हमारे समय में वे निम्नलिखित चरित्र रखते हैं। आय वर्ग मराठा अर्थात तथाकथित जाति, सरल, स्पष्टवादी, स्वतंत्र और उदार, विनम्र और जब उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है तो विश्वास करने वाले होते हैं। वे एक मर्दाना और बुद्धिमान जाति हैं, अपनी पूर्व महानता पर गर्व करते हैं, दिखावे के शौकीन हैं और गरीबी को छिपाने में सावधानी बरतते हैं। कुंबियों की तुलना में अधिक मजबूत, अधिक सक्रिय और बेहतर बनावट वाले कई मराठों में यहाँ तक कि गरीब वर्गों में भी एक तरह का परिष्कार है। वे कुंबियों की तरह पशु आहार, जिसमें मुर्गियां भी शामिल हैं, खाते हैं और ताड़ी और अन्य शराब पीते हैं। कोई भी जाति बॉम्बे की सेना में रत्नागिरी मराठों जितने रंगरूटों की आपूर्ति नहीं करती। अन्य लोग पुलिस में जाते हैं या नौकरी पाते हैं दूत। कुंबियों की तरह व्यवस्थित, शिष्ट और अच्छे स्वभाव वाले मराठा साहस और उदारता में उनसे आगे निकल जाते हैं। बहुत ही मितव्ययी, विनम्र, सम्माननीय और संयमी। वे एक बहुत ही धार्मिक वर्ग हैं। दक्कन के कुंबी अब सभी किसान हैं, स्थिर और कठोर परिश्रमी। एक बहुत ही शांत, सहज और व्यवस्थित वर्ग जो अपराध से पूरी तरह मुक्त है। वे देवताओं का बहुत सम्मान करते हैं। दक्कन में वे मजबूत, साहसी, सहनशील और बलवान होते हैं, लेकिन कोंकण में छोटे, गहरे रंग के और अधिक दुबले-पतले होते हैं। कुंबी महिलाएं अपने पतियों की तरह मजबूत और साहसी होती हैं, लेकिन घूंघट वाली मराठा महिलाएं आमतौर पर कमजोर होती हैं। विधवाओं को आमतौर पर शादी करने की अनुमति होती है। मराठा चरित्र के दोष। अब हम मराठा चरित्र के अन्य लक्षणों पर विचार करेंगे। जब कोई सरकार नियमित आपूर्ति के स्रोत के रूप में लूट पर निर्भर रहती है, तो उसके अधिकारी स्वाभाविक रूप से अपने लिए रिश्वत लेने में कोई अनैतिकता नहीं देखते। नौकर का आचार विचार आसानी से स्वामी के आचार विचार में बदल जाता है। ये भारतीय स्पार्टन अपनी सादगी, दृढ़ता और समानता की भावना के साथ प्राचीन ग्रीस के स्पार्टन से ज्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं थे। समकालीन यात्रियों ने देखा है कि मराठा राज्य के ब्राह्मण अधिकारी महान शिवाजी के अधीन भी रिश्वत के कितने लालची थे। मराठों का मुख्य दोष, जिसने उनके राजनीतिक इतिहास पर विनाशकारी प्रभाव डाला है, उनकी व्यापारिक क्षमता का ह्रास है। इस जाति ने कोई महान बैंकर, व्यापारी, उद्योगपति या यहाँ तक कि कमिश्नरेट आयोजक या ठेकेदार भी नहीं पैदा किया। इसलिए आर्थिक दृष्टि से व्यापक अर्थों में मराठा प्रशासन बहुत कमजोर था। 3 पेशवा अपनी राजनीतिक सफलता की चकाचौंध के बावजूद महान बाजीराव प्रथम के समय से ही दिवालिया थे। यहाँ तक कि शिवाजी को भी अपने छोटे से शासनकाल में बार बार आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था।
हालांकि उनके मामले में यह वास्तविक दिवालियापन के कारण नहीं, बल्कि अपनी सेना के वार्षिक खर्चों के लिए अपने संचित खजाने को छूने से उनकी अनिच्छा के कारण था। लेकिन मराठों को आज के भारत में एक अद्वितीय ऐतिहासिक लाभ और महत्व प्राप्त है। उनके निकट पूर्वजों ने सैकड़ों युद्ध क्षेत्रों में मृत्यु का सामना किया था, सेनाओं का नेतृत्व किया था और कूटनीति के कक्ष में वाद विवाद किया था, राज्यों के वित्त का प्रबंधन किया था और साम्राज्य की समस्याओं से जूझे थे। उन्होंने तात्कालिक और अभी तक न भुलाए गए अतीत में भारतीय इतिहास के निर्माण में योगदान दिया था। इन बातों की स्मृति उनकी जाति के लिए एक अमूल्य संपत्ति है। बौद्धिक कुशाग्रता, धैर्यपूर्ण परिश्रम, जीवन की सादगी, मानवीय उच्च आदर्शों के प्रति समर्पण, विचार को कर्म में परिणत करने के लिए आवश्यक साहस, त्याग की भावना, चरित्र की दृढ़ता और लोकतांत्रिक समानता की व्यापक भावना के सम्मिश्रण से आधुनिक महाराष्ट्र का विशाल मध्यम वर्ग भारत की अन्य जातियों में न तो श्रेष्ठ है और न ही उसकी बराबरी कर सकता है। काश उनमें भी एंग्लो सैक्सन जाति जैसा संगठन कौशल, सहयोग की शक्ति, साधनों और सहयोगियों के प्रबंधन की कुशलता, दूरदर्शिता और बचाव करने वाला सामान्य ज्ञान होता।